मेरे कहने पर ही आए हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हाजी साहब के तरफ मैंने उनको ज्वाइन किया है। और मैं भी इच्छुक हूँ राष्ट्रवादी में यानी काम करने के लिए। और मेरी मिसेस जो अभी उनको पद मिला है तो वो तन मन धन से पार्टी के कार्य करेंगी और अपनी यानी पूरी जी जान लगा के वो पार्टी के साथ में रहेंगी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय हाजी सोहेल पटेल साहब अशरफी, इनके मार्गदर्शन में उत्तर नागपुर प्रभाग क्रमांक 2 के हमारे इच्छुक उम्मीदवार, जिन्हें मैं इच्छुक उम्मीदवार ना बोलते हुए हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार बोलना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। तो इनके जनसंपर्क कार्य में आज भी महानगर पालिका चुनाव के संदर्भ में मीटिंग रखी गई। मीटिंग में हमारे सभी उत्तर नागपुर में जितने भी प्रभाग हैं उन प्रभागों के उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद है। और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जफर भाई, इरफान भाई, समीर भाई, इजाज भाई, पंत भाई वगैरह सभी भाई और इस प्रभाग क्रमांक 2 के सभी अन्य साथी। आज मीटिंग का मेन मोटिव यह है कि लगातार हमारे 15-20 दिन से इस ऑफिस में तीसरी मीटिंग है आज ही, और इन्होंने कल इंटरव्यू दिया जो कि बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। तो अब इंटरव्यू का प्रोसेस चालू है, मीटिंगों का प्रोसेस चालू है। लेकिन अकबर भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एरिया के लोगों को उस मीटिंग में लीजिए और एरिया में इसलिए यहाँ से नहीं, आगे पीछे इधर अलग अलग एरिया में घूमिए थोड़ा सा। हम सब आपके साथ है। मैं इसके पहले भी आपको कहा कि हम सब आपके साथ है। आप कभी भी बिंदास फोन कीजिए, हम लोग मॉर्निंग का समय या शाम का समय या कोई भी समय निकाल के आपके साथ घूमने भी तैयार है। और ऐसी आपसे भी विनती करता हूँ कि आप भी हमारे प्रभागों में आके हमको अपना बल समर्थन दे। तो अब हमें कैसी रणनीति बनाना है, चुनाव कैसा लड़ना है, बूथ कैसे है, वोटिंग कैसी है, अभी फाइनल यादी भी शायद आ चुकी है हाजी सर, तो उस पर कैसा काम करना है, इस सब के संदर्भ में मीटिंग रखी गई है। और इस मीटिंग की जिससे ज़्यादा जानकारी हमारे नेता हाजी सोहेल पटेल साहब आपको देंगे थोड़ी देर बाद। उसी के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए अपने शब्दों को विराम दूं। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी ऑल इंडिया उल्पा मुतवल्ली बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र संगठन सेक्रेटरी और ग्रुप। आज मैं बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि प्रभाग 2 उत्तर नागपुर में ये तीसरी मीटिंग है अकबर भाई के कार्यालय में, जो दावेदारी करे हैं, दावेदारी के पक्की दावेदारी है मान के चलो। यहाँ पर आज की कंडीशन में जितने डेवलपमेंट उत्तर नागपुर में जो हुए हैं, जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार ग्रुप, हमारी पूरी टीम के नाम से एजाज मलिक है, शामी सिद्दीकी, इरफान सिद्दीकी, जफर कुरैशी, इमरान मलिक है और अपना सुफियान है, असमा है और काफ़ी लोग हैं यहाँ तादाद में बैठे। डोके साहब जो आए हैं, पेटासूर से आए हैं, अपने मसले, उनके एरिया के मसले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सुलझाई थी। तो उन्होंने अपने कैंडिडेट को बनकर, कैंडिडेट को यहाँ साथ में प्रभाग 10 से है वो आए हैं। यहाँ पर जो प्रभाग 10 के भी कैंडिडेट हैं, प्रभाग 2 के कैंडिडेट है, प्रभाग 6 के कैंडिडेट है, ये सभी कैंडिडेट है। और ये कैंडिडेट इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि अलग अलग अपने एडवर्टाइज करने से बेहतर है एक जगह इकट्ठा होकर उनको समझाना चाहिए कि किस तरीके से काम किया जाता है। देखो, भाषणबाजी तो हर कोई देता है, मगर प्रैक्टिकली में उतरने के लिए कोई तैयार नहीं होता, कोई तैयार नहीं होता। उत्तर नागपुर हो या नागपुर शहर की बात पाते रहा हूं मैं। अपने को एडवर्टाइज करना, इसकी ऐसी की तैसी, उसकी ऐसी की तैसी करना तो कोई भी कर लेगा, मगर काम करने का तरीका होना, किस तरीके से काम करने का तरीका है, वो काम करने में शैली होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार वो शख्सियत है हिंदुस्तान में, चाहे मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे जितने भी इलाके के अपने बड़े बड़े लीडर हो, पूरे हिंदुस्तान में उनको चाणक्य कमाना जाता है। वो बोलते हैं कि 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो। मगर आज का दौर ऐसा चल रहा है कि उल्टा चल रहा है, तो उससे बैक पे हो जा रहे हैं। इसीलिए अभी माननीय शरद पवार साहब के जो विचारधारा है उस पे आप लोग अमल करिए। जितने कैंडिडेट बैठे हैं, चाहे एजाज मलिक हो, एजाज मलिक भी प्रभाग 6 के दावेदारी से पीछे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी से लड़े थे, 600 और 500 कुछ वोट लिए थे। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम से काम करो। काम करने के लिए जैसे हमारे अकबर भाई ये मैदान में उतरे हैं, जिनका पूरा सपोर्ट हमारे कमाल भाई कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि देखो, भाषणबाजी का वक्त नहीं है आज के दौर के हिसाब से। अपने को पॉइंट की बातें बतानी है कि किस तरीके से कारपोरेट इलेक्शन जो है ये कॉलेज स्कूल खोलने के लिए नहीं होता। कारपोरेशन का इलेक्शन उस बेस पे होता है, चाहे वो
नल की समस्या हो, गटर की समस्या हो, उर्दू स्कूलें बंद हो रही है उसके पे डिपार्टमेंट ध्यान देना है अपने को। कुछ कारपोरेशन स्कूल में कुछ सुविधाएं नहीं है उस पर ध्यान देना है अपने को। कुछ अपने यहाँ पर जैसे शौचालय का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है नहीं। कुछ लोगों ने आमदार का भी इलेक्शन लड़े यहाँ पर, मगर वो सब बातों का पिटारा रहा, काम कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। सिवाय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप हमारे सुफियान जी भी बैठे हैं यहाँ पर, और इरफान कुरैशी भी बैठे हैं। इरफान कुरैशी प्रवेश नगर के रहने वाले हैं, अपने इरफान सिद्दीकी, उनके इलाके भी हमने बहुत काम किए हैं। प्रवेश नगर, संगम नगर, पवन नगर, गुलशन नगर, उस इलाके में। इसी तरीके से प्रभाग 2 में भी काम करने, बार बार कहता हूँ मैं, हर स्पीच पे कहता हूँ काम हुए। अपने को टारगेट बनाओ काम के ऊपर पे, बातों पे टारगेट बनाने से अपना नुकसान होगा। आप शरद पवार का चेहरा देखो, उस बेस पे अपन वोट मानना है। शरद पवार वो शख्सियत है, आपको मालूम है कि 1999 से कुछ ऐसी बातें आई थी, अर्जुन सिंह प्रधानमंत्री बनने के लिए थे, और कुछ विदेशी मुद्दा उठा था सोनिया गांधी के टाइम पे, तो उन्होंने कुछ अपने आप को सीधा अलहदा कर दिए थे। उस तारीख से आज तक वो चाणक्य कहलाने लग गए। तारीख तो पहले भी चाणक्य कहलाते। उनकी विचारधारा पे काम करो। क्या हो जाता है कि अक्सर लोग नियुक्ति पत्र लेके बैठ जाते हैं। पूरे नागपुर शहर की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो छोटा लीडर हो, महाराष्ट्र का लीडर हो, चाहे कोई भी हो, आजी माजी मंत्री, आजी माजी आमदार, आजी माजी सब कुछ है, कारपोरेटर है, उनसे मैं खुली बात करना चाहता हूँ कि देखो नागपुर शहर पे अगर ध्यान दिए गए, शरद पवार साहब से मेरी हाथ जोड़ कर विनती है, शशिकांत शिंदे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख, माजी मंत्री कैबिनेट मंत्री ललित साहब, रिचर्ड पेटे, और ऐसे कई उत्तर नागपुर के जो विभागीय अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, दोनों को मेरे आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि घरों घरों पर जाए और अपनी जो विचारधारा है, अपने जो काम करने की जो करें अपन ने, चाहे वो कोई भी हो। मैं प्रभाग 10 के भी बोलता हूँ, मैं टेंशन मत लेना बनकर जी के मेरे प्रभाग 10 में मेरा वहाँ पर रहना ही था। मेरा अभी इधर आया हूँ मैं मानकापुर में, मगर गिट्टी कैथान बोरगांव में मेरा रहने वहीं था। मेरा 30 साल से वहीं पर रह रहा था मैं। आप लोग सिर्फ डोर टू डोर जाओ, प्रभाग 6 हो, प्रभाग 2 हो, प्रभाग 4 हो, प्रभाग 5 हो, प्रभाग 10 हो, प्रभाग 38 हो, प्रभाग 30 हो, घर घर जाओ। क्या हो जाता है कि लोग फॉर्म तो ढेरों भर रहे सुबह शाम, है ना। इंटरव्यू भी बोला जाए तो एक इम्तिहान का वक्त रहता है। वो इंटरव्यू तो कुछ भी पूछते, और खास तौर से ये पॉलिटिक्स में चलता है ये एक दूसरे की टांग पर दबे खींचना। अभी मैंने माननीय नितिन राउत साहब से बात किया आप लोग के सामने। नितिन राउत साहब का खुद फोन आया था, मिस कॉल, मैंने अभी बात किया तो मैंने उत्तर नागपुर की क्या पोजीशन है, तो बोले हमारी कोई वैल्यू नहीं है, शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे साहब करेंगे, जो भी टिकट का लेन देन करना उठा वो विकास ठाकरे साहब करेंगे। तो ये इसका मतलब ये आ रहा है कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली। महायुति में है, मानते हैं ये अपना उद्धव ठाकरे प्लस शरद पवार कांग्रेस में, मगर इन्होंने हार अभी से मान ली है। क्यों? आज जो नगर परिषद जो इलेक्शन आए हैं ये पूरे बीजेपी आई है चारों तरफ। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस को और अपने विचार सोचना बैठक लेके करना चाहिए कि हम कहाँ कमजोर है। मुसलमान का बलबूते पर कांग्रेस आज तक के जीत कर आ रही है। सिर्फ उसका एक अल्फाज रहता था, ये तो कभी भी आ जाते हैं हमारे पास। अब वो विचारधारा लोगों में नहीं है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, क्रिश्चियन हो या गोंड हो या हर किस्म के जो उनके दिमाग अभी विचारधारा चेंज हो गई है। मगर अपना काम है उनके पास में जाना डोर टू डोर। इलेक्शन लड़ना एक अलग मैटर है, मगर जीत के आना ये सबसे बड़ी अहमियत है। और जीत के आएंगे अपने जितने कैंडिडेट खड़े हुए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज करता हूँ, जो भी उत्तर नागपुर हो, चाहे वो पश्चिम नागपुर हो, चाहे वो दक्षिण नागपुर हो या मध्य नागपुर में, खुला चैलेंज करता हूँ लोग को कि आप खुल के मैदान में आओ, खुल के मैदान में आओ तो जीतोगे। अगर तुम घर में बैठ के अगर कुछ अपना लुका छुपी करोगे तो ऐसे कुछ नहीं होना जाना। और मैं खासतौर से शरद चंद्र पवार ग्रुप के लोगों से ये कहूंगा कि आप ये मत सोचो कि वो मेरा कैंडिडेट नहीं है, वो अलग प्रभाग का है, वो अलग एरिया का, ऐसे नहीं। ये सब एकजुट होके मुट्ठी बंद करके काम करेंगे तो शरद चंद्र पवार साहब का नागपुर शहर में महापौर बनना ये पक्का माना जा रहा है। क्योंकि वो शरद पवार साहब की जो भी नीति चल रही है 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा उनका। शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी और दूसरी राष्ट्रवादी भतीजे वाली, ये एक होने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। ये देखो कब पता लगता है कैंडिडेट अपना सुबह से शाम अपनी मेहनत कर रहा है।
मेहनत कर रहा है। आखिरी में इनकी पिक्चर क्या होती है, आखिरी जब भी फॉर्म देने की नौबत आती है तो बात आ जाती है दोनों पैक हो गए हैं, बात हो गई करके। ओपन अभी नहीं करेंगे ना उन लोग, क्योंकि उनके जितने आज शिवसेना अपने को 40% सीट मांग रही है उद्धव ठाकरे वाली, कांग्रेस तो पूरी पे दावेदारी कर रही है, पूरी पे दावेदारी कर रही है, फिर शरद पवार पे कहा जाएंगे। तो इसके बेहतर यह है कि माननीय शरद चंद्र पवार के जो विचारधारा है, 80% समाज काम करो, 20% राजकारण करो, वो विचारधारा लेके काम करो आप, तो पूरे लोग सक्सेस भी होंगे। मैं अकबर भाई को बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और एजाज मलिक को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि अभी सब छोड़ दो, अगर इलेक्शन लड़ने तो इलेक्शन मजाक मत समझो। इलेक्शन ये दूसरी पार्टी नहीं है, क्योंकि चिल्लर पार्टी में आपको मैं बता देता हूँ, जो MMI ये चिल्लर जितनी पार्टी है, ये एक ऐसी पार्टी है लेन देन करके पार्टी है, अपने नाम के लिए मैंने इतना करा है, उससे वोट डिवाइड होते हैं, पूरे नुकसान हो रहा है ना। आज जाके ग्रामीण में देखो MIM के कहां से सीट आई है, अभी जो नगर परिषद में एक आध तो आई होगी जहां तक की। तो इसकी विचारधारा बहुत अलग है, क्योंकि जो शरद पवार की विचारधारा है 80% का, वो सब समाज को लेके काम करने वाली बात करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं, और मैं अपना खुद का मैं दावेदारी से कहता हूँ, उत्तर नागपुर में 6 लोग को चुना के लाने की क्षमता मेरे में है, और करके दिखाऊंगा वक्त आने पर। अगर टिकट नहीं मिली तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, जिस दिन जैसे प्रभाग 4 के दुबे ने कहा वहां पर एडवोकेट ने कल अनिल देशमुख साहब को, कि अगर टिकट नहीं भी मिलती तो मैं इंडिपेंडेंट लड़के फिर बाद में आपके साथ में वापस आ जाऊंगा, टिकट जीत कर मैं वापस आऊंगा आपके साथ में। ये तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, जितने भी है उत्तर नागपुर के, पश्चिम नागपुर के कैंडिडेट है, मध्य नागपुर का अपना भालतारपुर से राजा भाई, उनसे भी कहूंगा मैं कि भैया तुम एक जगह होके लड़ो, ये आपसी में डिवाइड होके, जैसे अभी कल एक कैंडिडेट हमारा, ये जो वकीलों की विचारधारा रहती है ना, वो सबको लड़ाने वाली रहती है। वो काले कोट की फीस आपसे भी लेंगे, इनसे भी लेंगे, सबको लंगा करके बिठा के छोड़ देते कहीं पे, यानी चंद वकील लोग रहते हैं ऐसी। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हम अजीत दादा पावर में गए थे, हम बोल रहे हैं ना, हम गए थे अजीत दादा पावर में, जाने के बाद में हमने मगर वही काम करे जो काम करना था, क्योंकि मालूम है इलेक्शन आने के बाद अपने को सबका सपोर्ट लेना है, सबका साथ देना है। तो मैंने डीपीटीसी फंड मिलने के बाद में नागपुर शहर में हम 3 जन को डीपीटीसी सदस्य दिया गया था, शिवनकर, अनिल अहिरकर, मेरे को, और एक ग्रामीण का दिए गए थे। तो सबसे ज्यादा फंड मैंने लेकर आके पूरा उत्तर नागपुर से लेके पश्चिम नागपुर तक के मैंने काम किया हूँ, और दक्षिण नागपुर में। तो आपके चैनल के माध्यम से अकबर भाई आप फिक्र मत करो, बनकर तुम भी फिक्र मत करो। एजाज भाई तो हमारे लगता है, ऐसा लग रहा है कि एक दिन के CM बन के तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे बोलूंगा कि CM बन के नायक पिक्चर की तैयारी मत करो, खुल के मैदान में आर या पार की लड़ाई लड़ाओ। और हमारे आमदार का इलेक्शन लड़ चुके सैयद सुफियान साहब, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना पूरे पैनल बना के तैयारी करो, तो अपने इस फतेह हासिल करेंगे, अन्यथा कुछ नहीं होता। और हमें एक चीज है कि हमारे लोग जो साथ में रहते हैं वफादारी पसंद करते हैं, गद्दारी पसंद नहीं करते। ये कह के अपने जो बात नहीं कर सकते। मैं मोहम्मद कमाल अंसारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से विदर्भ आ सकता हूँ। आज की जो मीटिंग रखी गई है, ये मीटिंग रखने का हमारा मकसद ये है कि जो अभी चुनाव का बुगुल फूंक चुका है, और इसमें हमने अकबर भाई को जो कल इंटरव्यू के लिए लेकर गया था, उसमें इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया, और अभी हमें विश्वास है कि अब अकबर भाई हमारे वार्ड से निश्चित कंफर्म चुनाव लड़ेंगे। और इसी खुशी में हमने यहाँ ये कार्यालय में मीटिंग रखा है, जिसमें बाकी सभी वार्ड के जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ मौजूद है। और जैसा कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं ये महानगर पालिका के, इसमें हर पार्टी के नेता जनरली आश्वासन देते हैं कि भाई हम आपकी तकलीफों को दूर करेंगे, समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी वजह से हमने वार्ड नंबर 2 से अकबर भाई को चुनाव के लिए तैयार किया था, और वो हमारे साथ मिलकर पुरजोर ताकत के साथ और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड प्रभाग 2 से अकबर भाई को सपोर्ट करें, ताकि ये आगे बढ़कर आप लोगों की समस्याओं को दूर करें। यहाँ पे समस्याओं की बहुत लंबी कतारें हैं, लेकिन वो समस्याएं कभी हल नहीं होती।
अगर ये समस्याओं को अगर हम किसी और पार्टी के पक्ष में जाकर अगर हम निवेदन करते हैं तो वो हमारी सुनते भी नहीं है। यहाँ पे नगर सेवक दिनेश यादव थे, उन्होंने अभी तक हमारे एरिया में कभी आकर झांक कर देखा नहीं, यहाँ की गंदगी गटर लाइन वगैरह के लिए कभी समस्याओं के लिए कभी आगे बढ़े नहीं। वैसे ही मनोज सांगोड़े यहाँ पे 5 बार नगर सेवक रह चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी हमारी समस्याओं को न तो सुने हैं न तो सुलझाया है। ऐसी तकलीफों में हमने अपने जीवन को काटा है यहाँ पर कि हमको पता है कि यहाँ पे रोड नहीं थे, बहुत कीचड़ होता था और उसमें हम हमारे पैदल जाना आना करते थे। हमारे बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ पे स्कूलें नहीं थी, ना रोड की सुविधा है, ना बच्चों के लिए गार्डन है। और बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ पर बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि भाई वो आगे क्या करना चाहे। जैसे स्पोर्ट्स में आज हमारे यहाँ के बच्चे हैं, स्पोर्ट्स का उनको कोई नॉलेज नहीं है, क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं है, फुटबॉल का कोई नॉलेज नहीं है। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए वाचनालय भी नहीं है। मनोज सांगोड़े ने नगर सेवक रहते हुए घाट के पास एक वाचनालय बनाया जो यहाँ से काफी दूर है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमारे प्रभाग में अगर आप यहाँ वाचनालय बनाते हैं तो यहाँ के बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा, आगे बढ़ने की एक राह मिलेगी। लेकिन ऐसा उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, नहीं हमारी बातों को सुना। तो इस वजह से अब हम उनके खिलाफ खड़े होके हम हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हम आगे बढ़ाएंगे और इनके साथ मिलकर हम यहाँ की समस्याओं को दूर करेंगे, यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि भाई आगे एजुकेशन में कैसे बढ़ना है, आगे क्या करना है। क्योंकि गरीब बच्चों को एजुकेशन तो मिलता है तो सरकारी स्कूल में 10वीं 12वीं के बाद वो या तो छोड़ देते हैं, उसके बाद वो फिर काम धंधे में लग जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है उनको रोजी रोजगार में मिलती नहीं, वो एक लेबर तबके में आ जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि लेबर तबके में वो ना आए। हमारी जिंदगी तो बीत गई, हमने जैसे हमारी जिंदगी जैसे तैसे जी ली, लेकिन हमारे आने वाले जो देश के भविष्य है उनकी जिंदगी अगर ऐसे लेबर तबके में अगर जाएगी तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। हम उनको लेबर नहीं बनाना चाहते, उनको मोटिवेशन करके उनको हम दिशा देना चाहते हैं कि भाई उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा। उनको हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएंगे, उनको हम एजुकेशन में आगे बढ़ाएंगे, उनको एजुकेशन में मीन्स अपनी लड़ाई कैसे लड़ी जाती, क्या होता है, आप क्या पढ़ाई कर सकते हो। जैसे कि बहुत से गरीब बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते तो उनके हिसाब से वो इंजीनियर अगर बन सकते हैं इंजीनियर, या फिर लॉयर बन सकते हैं। लॉयर एजुकेशन में अगर लॉयर बनना चाहे तो उसकी एजुकेशन की फीस भी कम होती है, जिसमें वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, अपना अधिकार मांग सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में हमारे बच्चे अपना हक खुद खड़े होके मांगे, हम नहीं। हम नेता बनना ही नहीं चाहते और हमको नेता बनना भी नहीं है। हमको सिर्फ ये चाहिए कि हमारे देश का जो भविष्य है जो अंधकार में जा रहा है उसको आगे बढ़ाना, ताकि हमारे देश के बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो हमको खुशी मिलेगी। लेकिन अगर वो तकलीफ में रहेंगे तो हम तकलीफ में हैं। आज बीजेपी सरकार ने कई स्कूलों को ताला लगा दिया, सरकारी स्कूलों को ताला लगा दिया, सरकारी स्कूलों में एजुकेशन सही ढंग का नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप बताइए कि प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे नहीं जा सकते, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में अगर बच्चों का एडमिशन किया जाए तो साल का खर्चा 1.5 लाख रुपए होता है। गरीब तबके का बच्चा कहां से पढ़ पाएगा, वो एक एप्पल नहीं खा सकता है, क्योंकि माँ बाप बेचारे कमाते हैं 200-300 रुपए रोजी। ऐसे कंडीशन में आप बताइए कि एक एप्पल खरीद सकता है क्या गरीब बच्चा, वो उनको खाने के वादे हैं। ऐसी सिचुएशन में उनको ना अच्छा आहार मिलता है, ना अच्छा खाना मिलता है, ना ही उनको जरूरत की कोई सुविधा मिलती है। वो स्कूल जाते हैं तब भी उनके स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो इतने फटे फुराने होते हैं, बेचारे सिल के कैसे गरीबी हालत में जाते हैं। तो ये तकलीफ देखकर मुझे दुख होता है कि नहीं, हमारे गरीब बच्चे जो हमारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं मुस्लिम के लिए बोल रहा हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन सबके लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि बीजेपी सरकार ने हमारे बीच में ऐसा फूट डाल के रखी है कि वो क्रिश्चियन से हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ा के सिर्फ वोट बांटने का काम की। लेकिन कभी हमारे देश के लोगों की एक सेक्युलर यानी सबको जोड़ने का काम नहीं की। हम चाहते हैं कि हम सबको जोड़े। हमारे लिए ना तो हिंदू हमारा कोई गैर है, ना मुस्लिम कोई गैर है, ना क्रिश्चियन, हमारे लिए सब भाई है। हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमारे देश का नाम रोशन करना, ना कि हमारे देश को बर्बाद करना। हमारे देश को अगर बर्बाद करेंगे तो हम यहाँ रहकर हम हमारे आप को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करना समझता हूं मैं। क्यों? क्योंकि हमारी कमाई हमारे देश में ही खर्चा होती है। हम यहाँ हमारे देश में ही टैक्स भरते हैं, हम विदेश में जाके टैक्स नहीं भरते। लेकिन ये टैक्स का पैसा जाता कहाँ हमको समझ में नहीं आता। हमारे टैक्स से उसका पैसा जो है वो कहीं और खर्चा हो रहा है। हमारे देश में जो बड़े बड़े उद्योगपति पैसा कमा रहे हैं वो हमारे बलबूते पे कमा रहे हैं, लेकिन वो विदेशों में खर्चा करते हैं। लेकिन हमारे देश के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। अडानी अंबानी
जाके आप मिलिए कभी, वो इंडिया में नहीं मिलेंगे, वो विदेशों में मिलेंगे, लेकिन कारोबार उनके हाथ में दिया जा रहा है। क्यों? ऐसा क्या है कि भाई हमारे देश के लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे? हमारे देश के जो लोग हैं जो डॉक्टर बनते हैं, वो डॉक्टर बनने के बाद हमारे देश में किसी को सुविधा फराहम नहीं करते, वो बल्कि विदेश में जाके काम करते। क्यों? ऐसा क्यों? क्या हो रहा है? हमारे देश में क्या काम नहीं है? हमारे देश में क्या बीमार नहीं है? हमारे देश में क्या लोगों की समस्याएं नहीं है? लेकिन हमारे देश के लोग विदेश में जाके नौकर बन रहे हैं। हम हमारे देश को नौकर नहीं बनाना चाहते। अगर यहाँ से पढ़कर वो विदेश में जाके अगर काम कर रहा है, इसका मतलब वो वहां पे नौकरी कर रहा है, दूसरों की गुलामी कर रहा है। हम नहीं चाहते हमारे देश का लोग गुलामी करे, बल्कि विदेशी लोग यहाँ आके गुलामी करना चाहिए। हम ये चाहते, क्योंकि हमने बहुत गुलामी झेली है, हमारे देश ने बहुत गुलामी झेली है, लेकिन अब हम गुलाम नहीं बनाना चाहते हमारी कौम के लोगों को, हमारे बच्चों को। अब हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग एकजुट होकर हमारे देश को विकसित बनाए, आगे बढ़ा। इसीलिए मैं ये आज बता रहा हूं कि मैं नेता नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी पॉलिटिक्स में आया। मैं पुलिस विभाग में था, लेकिन खुद से रिटायरमेंट लिया, वॉलेंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद मैं अब अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं जो हो सकता है वो करूंगा। मेरे पास इतना धन नहीं है, लेकिन मैं इनके हलक से पैसा निकाल के लाऊंगा, हमारे वार्ड का काम करवाऊंगा, हमारे वार्ड की जो समस्या है, हमारे बच्चों के स्कूलों की जो समस्या है वो काम करवाऊंगा। लेकिन ऐसे बेईमान लोगों को, बेईमान ठेकेदारों को अब मैं टिकने नहीं दूंगा। जय हिंद, जय भारत।